गंवार पति। शादी के फेरे होते ही विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम गांव आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। इसके अलावा और कुछ कर भी क्या सकती थी। बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो मुझे वह एकदम अनपढ़ गंवार से लगे। रंग थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे एक आंख न भा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिमाग बहुत खराब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर भी उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी सिर्फ अच्छी कमाई अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी चाह रहा था अपने पति विशाल पर सारी भड़ास निकाल दूं। वह बोला, क्या हुआ नेहा तुम्हें? तुम ठीक तो हो? यह क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात है मेरे साथ रहने की क्या? तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो, ना दिखने में अच्छे हो। मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह सब बोलकर मैं रोने लगी। वह चुप बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, नेहा क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो ना? मैंने कहा, इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वह 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं और वह बाहर चला गया। मगर यह सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात करते करते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। कुछ देर बाद विशाल वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं, पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रो के आया था। उसने चादर उठाई और ज़मीन पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। न मैंने विशाल से कोई बात की, न विशाल ने मुझसे। वह सुबह होते ही खेत पर चला जाता और शाम को थक हार कर जब घर वापस आता तो उसके मिट्टी से भरे कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता। मैं बड़े गुस्से में उसकी तरफ देखती और फिर मुंह फेर लेती। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरियां थीं कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझसे बिल्कुल नहीं होता था। कुछ दिनों तक तो मैं आधे पेट खाकर उठ जाती थी। शायद यह बात विशाल को समझ आ गई कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसलिए वह खुद आधा पेट खाकर उठ जाता और मैं भरपेट खाना खा पाती। मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि विशाल सारा दिन खेत में मेहनत करता और शाम को थक हार कर घर आता तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती और अपने प्यार रवि के बारे में सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वह मम्मी ने वापस ले लिया क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर विशाल से फ़ोन मांगा और बोला, मुझे रवि से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने विशाल के हाथों से फ़ोन ले लिया और रवि का नंबर डायल कर उससे बात करने लगी। जब मैंने रवि से बात की तो वह भी मेरी वजह से परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। विशाल भी मेरे पास है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
उसने चुपचाप चादर ली और ज़मीन पर सो गया। अब तो यह मेरा रोज़ का काम हो गया। मैं रोज़ विशाल से फ़ोन लेती और रवि से बात करने लगती। रवि अभी भी मुझे अपनाने को तैयार था। एक दिन बात करते करते मैं अपने रूम से बाहर चली गई। विशाल सो गया था और घर के बाकी सभी लोग भी सो गए थे। मैं रवि से बात कर रही थी कि अचानक मेरे देवर ने आकर पीछे से फ़ोन छीन लिया। बोला, बेशर्म औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती ज़रा भी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग नींद से जाग गए और बाहर आए। विशाल भी आंखें मलते हुए आया और बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोलनी चाहिए, पर विशाल ने बात को संभाल लिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे यहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया। अब मैं रवि से कैसे मिलूंगी? विशाल ने अपने भाई को झूठा साबित कर दिया और कहा, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है, इसने मुझे बताया था पहले भी। मैं अपने कमरे में जाकर विशाल से लड़ने लगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अगर तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम खुशी से शादी करना और खुश रहना। मैं बहुत खुश हो गई थी। पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थीं। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात रवि को बताई। वह भी बहुत खुश हुआ। 2-3 दिन बाद मैं और विशाल शहर रवि के घर गए। फिर मैंने विशाल से कहा, अब तुम जाओ और तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं रवि से शादी कर लूँगी। विशाल वहाँ से चला गया। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मुझे देखकर रवि बहुत खुश हुआ। घर में उसके अलावा कोई नहीं था, जबकि उसने कहा था कि उसने घर वालों को बता दिया है। मैंने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह बोला, अंदर आओ, कमरे में बैठकर बात करते हैं। हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और उसने हम दोनों की फ़ोटो ली और किसी को सेंड की। मैंने पूछा तो बोला, तुम्हारे देवर को सेंड की है, और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया, लड़की तो लाजवाब है, पर इसके 3 लाख दूंगा। जब मैंने यह पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुछ अनर्थ होता इससे पहले मैं वहाँ से भाग आई। रोते रोते ससुराल पहुँची। मुझे देखकर विशाल चौंक गया और बोला, क्या हुआ? अब बोला तो था तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने उसे सब बताया और वह कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। हमेशा की तरह चादर बिछाकर वह नीचे सो गया, लेकिन आज रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात रोती रही। विशाल के साथ जैसा व्यवहार मैंने किया था, उससे मुझे खुद से नफरत हो रही थी। सुबह होने के बाद मैंने देखा विशाल अपने बिस्तर पर नहीं था। मैंने रात ही मन बना लिया था कि विशाल से माफ़ी मांगकर उसके साथ अपनी नई शुरुआत करूंगी। उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके व्यवहार से होती है, और मेरा विशाल तो बहुत ही अच्छा था। शाम को जैसे ही विशाल खेत से घर आया, मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। एक पेपर दिया और बोला, पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने उससे कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मैं रोती रही। सोचा रात को फिर से माफ़ी मांग लूँगी, और वह कुछ देर बाद कमरे में आया और अपनी चादर ओढ़कर सोने लगा। मैंने उन्हें रोका और बोली, आपकी जगह वहाँ नहीं, आपकी जगह बेड पर है, और विशाल के पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, चाहे तो मुझे मारो, डांटो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो विशाल ने मुझे उठाया और कहा, अगर पेपर पढ़ लेती तो ऐसा नहीं होता। मैंने बेड पर रखे पेपर उठाए। उनमें लिखा था, विशाल ने अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दी। यह देख मुझे झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने उससे कहा, विशाल, तुम अपनी ज़मीन मेरे नाम क्यों कर रहे हो? वह बोला, कल शहर जा रहा हूँ किसी काम से, आकर सब बता दूंगा। 1 हफ्ता हो चुका था। मैं विशाल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, पर वो नहीं आया।
उसकी जगह उसका मृत शरीर घर आया। घर में मातम छा गया। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया कि उसे कुछ महीने पहले ही पता चला कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं था। कोई तो बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यह सब सुनकर मुझे झटका लगा। शायद यह सब मेरी वजह से हुआ था। कुछ दिन बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, विशाल ने दिया है अपने दोस्त को तुम्हें देने के लिए। मैं बोली, मम्मी विशाल तो अनपढ़ था, फिर यह लेटर कैसे लिखा? मेरी सास ने मुझे बताया कि वह बहुत पढ़ा लिखा था। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया और मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। मैं भागकर अपने कमरे में गई और लेटर पढ़ने लगी। नेहा, जब शादी के दिन मैंने तुम्हें देखा तो दुल्हन बने तुम बहुत सुंदर लग रही थी। तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया कि तुम इस खेत को कभी बंजर नहीं होने दोगे। इसलिए मैं खेती करता था। जब शादी की रात तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं पूरी तरह टूट गया और टेंशन के कारण मुझे यह बीमारी हो गई। जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी ताकि मेरे बाद तुम्हें तकलीफ ना हो। और हाँ, तुम आज़ाद हो, जिससे चाहें शादी कर सकती हो। यह सब पढ़कर मैं बहुत रोई। मैंने अपने पति विशाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। मैं आज भी उसकी विधवा बनकर रह रही हूँ। यह मेरी सज़ा है। सीख, मैं उन सभी औरतों को यह कहना चाहूँगी कि बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को मत खोना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको रोने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिटर्न ऑफ कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।